नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे गाउस नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की गणना के बारे में, और अब तक हमने चालक कुचालक प्लेट के अंतर्गत और चालक और कुचालक गोलों के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने फाइंड आउट कर लिया था। आज अपने पास नया टॉपिक होगा आवेशित चालक की सतह पे बल। यानी कि कोई भी अपने पास एक चालक पदार्थ होगा, जब उस चालक पदार्थ को अपने आवेशित करेंगे तो उसकी सतह पे एक बल लगता है, दाब लगता है। उस बल और दाब का मान कितना होगा और उस लगने वाले बल और दाब की डायरेक्शन क्या होगी, उसके बारे में आज अपने बात करने वाले हैं। और उसके लिए अपने पास जो चालक होगा वो अपने पास एक गोलीय चालक की हम कल्पना करेंगे कि ये गोलीय चालक है, उसको हम आवेशित करेंगे तो गोलीय चालक के जो बाहरी पृष्ठ है उसके ऊपर कितना दाब और बल लगने वाला है और उसकी क्या डायरेक्शन होगी। उसके लिए अपने मान लेते हैं कि अपने पास एक गोलीय चालक है कुछ इस प्रकार से। ये अपने पास एक गोलीय चालक हो गया और इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो अपने कितनी मान ली, स्मॉल आर मान ली है। मतलब ये स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। अब हम इसको आवेशित करते हैं तो चालक पदार्थ होने के कारण ये जो आवेश होगा वो इस गोलीय चालक के बाह्य पृष्ठ पे वितरित होगा कुछ इस प्रकार से। और ये वितरित होने वाला जो कुल आवेश है उसको आप स्मॉल क्यू मान लो कि ये स्मॉल क्यू आवेश इसके पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल पे ये आवेश फैला है। ओके, तो अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो धनात्मक आवेश है, एक आवेश दूसरे धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि सपोज दैट ये प्लस आवेश है वो इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, या इनके निकटवर्ती सभी आवेशों को ये प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रत्येक आवेश अन्य दूसरे आवेश पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये प्रतिकर्षित होकर के दूर भागने का प्रयत्न करेंगे। कौन? ये आवेश, यानी कि इस तह को फैलाने का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जब हम इस गोले को आवेशित करते हैं, इसको धनात्मक आवेश प्रदान करते हैं या फिर एक निश्चित प्रकृति का आवेश प्रदान करते हैं तो ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि इस पूरे पृष्ठ को फैलाने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि इस पृष्ठ पे जो बल लगता है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। ये तो उसके लिए डायरेक्शन का मान ज्ञात हो गया कि जो भी लगने वाला बल है और दाब है वो हमेशा किस दिशा में लगेगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लगेगा, क्योंकि ये जो भी आवेश है वो प्रतिकर्षण बल आरोपित कर रहा है। अब परिमाण के रूप में ज्ञात करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम किस प्रकार का बेसिक काम में लेंगे उसको मैं सबसे पहले बता देता हूं ताकि समझने में इसको आसानी हो जाए। सपोज दैट कि अपने पास ये कोई एक आकृति है जिस पे ये आवेश है स्मॉल क्यू। मान लो ये गोलाकार आकृति है और चालक की ही मान लेते हैं, चलो चालक है, ये चालक गोला है। तो चालक गोले के बाहर हमने कोई भी पॉइंट ले लिया P। इस P पॉइंट पर हमें सपोज दैट एक आवेश रख दिया जिसका मान dq है। तो इस गोले के कारण, आवेशित गोले के कारण इस P बिंदु पे जो भी आवेश रखा गया है उस पे कितना बल लगेगा, उस बल का मान कैसे ज्ञात होता है वो हमें इंपॉर्टेंट बात है, समझना है। और इसके ऊपर अपने लेसन में बहुत सारे न्यूमेरिकल भी है और ये डेरिवेशन भी उसी मेथड पे टिका हुआ है। एक्चुअल में होता क्या है कि बल ज्ञात करने के लिए अपने पास कई सूत्र होते हैं, जैसे बल बराबर ma यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, लेकिन बल बराबर एक सूत्र और होता है F बराबर QE होता है। ये सूत्र कैसे आया? लेसन नंबर 1 में आपने तीव्रता का सूत्र पढ़ा था कि F बट्टे Q होता है, तो यहां से आप बल का मान ज्ञात करते हो तो कितना बन जाता है, QE बन जाता है। तो जिस पॉइंट पे आप बल ज्ञात करते हो वो ये F हो गया। जिस पॉइंट का आपने बल ज्ञात किया है उसी पॉइंट का आवेश आपको पता होना चाहिए और उसी पॉइंट पे तीव्रता कितनी होगी वो आपको पता होनी चाहिए। यानी कि इस पॉइंट पे आपको बल ज्ञात करना है तो आवेश तो आपके पास है कितना, dq, लेकिन इस पॉइंट पे तीव्रता कितनी होगी वो आपको पता होना है। तो इस पॉइंट पे तीव्रता होगी किसके कारण, इस चालक गोले के कारण। किसके कारण? चालक गोले के कारण। तो चालक गोले के कारण बाहर की ओर जो तीव्रता होती है उसका मान कितना होता है, KQ बटे R स्क्वायर होता है। कितना होता है, KQ बटे R स्क्वायर, जहाँ पे ये R है ना वो दूरी है, कैपिटल Q है वो इस गोले पे
कुल आवेश का मान है। तो सिंपल शब्दों में यदि अपने बात करें तो बल ज्ञात करने का ये अपने पास एक तरीका होगा कि जिस पॉइंट पे आप बल ज्ञात करना चाहते हो उस पॉइंट का कुल आवेश आपको पता होना चाहिए, उस पॉइंट की तीव्रता आपको पता होनी चाहिए और उस सूत्र के आधार पर आप बल ज्ञात कर सकते हो। तो इस सूत्र की सहायता से आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल भी होंगे इस लेसन के, आप खुद से सोल्व करने की ट्राई करना। और इसी मेथड यानी कि F बराबर Q सूत्र के आधार पे हम यहाँ पे चालक की सतह पे बल ज्ञात करने वाले हैं। तो अब इस सूत्र का आप कैसे यूज करोगे, उसके लिए हम इस पूरे गोले को दो भाग में तोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने इस गोले के ऊपर दो पॉइंट मान लेते हैं। मैं इस त्रिज्या को यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये इसका सेंटर पॉइंट O है, ठीक है। ये जो पृष्ठ है चालक गोले का, चालक गोले के पृष्ठ के ठीक अंदर की ओर आप एक पॉइंट लो, ठीक अंदर की ओर बिल्कुल निकट, और एक पॉइंट इस पृष्ठ के ठीक बाहर की ओर लो, यानी कि ये इतने क्लोज हैं कि भाई सपोज दैट ये पृष्ठ है तो एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। लगभग आप ये मान सकते हो कि ये दोनों ही पॉइंट इस पृष्ठ के ऊपर तो नहीं है लेकिन थोड़ा दूर भी नहीं है, बिल्कुल वेरी क्लोज है। लेकिन यहाँ समझने के लिए, बेटर तरीके से देखने के लिए हम इन पॉइंटों को थोड़ा दूर दूर मानेंगे। तो मैं एक पॉइंट है वो यहाँ मान लूँगा, इसको मैं P1 नाम दे दूंगा, और एक पॉइंट को मैं थोड़ा यहाँ मान लूँगा, इसको मैं P2 नाम दे दूंगा। ये इतने दूर दूर पॉइंट मैंने केवल समझने के लिए हैं। आपको ये मालूम रहना चाहिए कि ये दोनों ही पॉइंट पृष्ठ के बहुत नज़दीक हैं। तो ऐसा होने पर एक्चुअल में बन क्या जाएगा कि जो भी चालक गोला होता है उस चालक गोले के पृष्ठ पे तीव्रता कल हमने ज्ञात की थी, पृष्ठ पे तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होती है। तो चालक गोले के बाहर तीव्रता कितनी होती है, के क्यू बटे आर स्क्वायर होती है। लेकिन ये जो पी पॉइंट है वो लगभग पृष्ठ के ऊपर है, पृष्ठ के बहुत नज़दीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पृष्ठ पे और लगभग पृष्ठ के ठीक बाहर बिंदु पे उन दोनों के लिए तीव्रता के मान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। अतः इस पृष्ठ के ठीक बाहर यानी कि लगभग पृष्ठ के ऊपर भी तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट ही बनी रहेगी, यानी कि पी पॉइंट पे जो तीव्रता आएगी वो लगभग कितनी होगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होगी। लेकिन ये जो पॉइंट है P1 ये पृष्ठ के बिल्कुल नज़दीक है, परंतु ये गोले के अंदर है, बहुत नजदीक है पृष्ठ के, लेकिन गोले के अंदर है। गोले के अंदर होने के कारण इस P1 पॉइंट पे तीव्रता है वो 0 होगी। तो कुल मिलाकर के हमने दो पॉइंट लिए P1 और P2, तो P1 पे तीव्रता 0 आएगी और P2 पे तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट आएगी। तो हम यहां से क्या करेंगे, चित्रानुसार तीव्रता P1 पॉइंट की कितनी होगी 0, और तीव्रता P2 पॉइंट की कितनी होगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होगी। ऐसा हम जानते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरे गोले को हमने ले रखा है जिस पे Q आवेश विद्यमान है, इस गोले की सतह पे हमें बल ज्ञात करना है। तो हम इस परिपाटी का यूज में लेंगे कि इस पूरे गोले को आप दो भाग में तोड़ डालो। दो भाग कौन कौन से बनाओगे इसके आप, इसको मैं दो भाग में इस प्रकार से तोड़ता हूं कि एक भाग तो मैं ले लूंगा यहां से लेके यहां तक, ये एक भाग हो गया। ये भाग मैंने समझने के लिए बहुत बड़ा लिया, लेकिन ये बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्ट है जिसका क्षेत्रफल आप कितना समझ सकते हो, ds क्षेत्रफल समझ सकते हो, बहुत छोटा पार्ट है गोले का। और इस गोले के पार्ट को मैं नाम दे देता हूं AB, और इस पॉइंट को यदि मैं C लिख दूं तो गोले के दो पार्ट बन गए। कौन कौन सा, एक तो हो गया A से लेके B तक ये पार्ट, और दूसरा हो जाएगा A से C और B, यानी कि ये बचा हुआ दूसरा पार्ट। तो कुल मिलाकर के गोले के कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट हो गए। यदि ये क्षेत्रफल बहुत कम है ds, तो इस क्षेत्रफल के पास आवेश भी बहुत कम होगा। मान लो कितना आवेश होगा, dq होगा। तो इस पे ऊपर पूरा आवेश कितना था, q था, dq आवेश इसके पास है। बच गया जितना भी आवेश है q माइनस dq, वो इस दूसरे वाले पृष्ठ के पास विद्यमान है। ओके, तो इस पूरे गोले को हमने कितने भाग में काटा, दो भाग में। इस छोटे वाले गोले के लिए जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना बनेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है सिग्मा, AB भाग पर पृष्ठीय आवेश घनत्व है
सिग्मा कितना बनेगा, एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वितरित आवेश, आवेश कितना है इसके ऊपर, डी क्यू है, लेकिन ये कितने क्षेत्रफल पे है, डी एस क्षेत्रफल पे है। तो जी यहाँ से जो सिग्मा बनेगा वो डी क्यू बटे डी एस बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे की ओर। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने P1 और P2 पॉइंट पे तीव्रताएं देखी पूरे गोले के कारण एक साथ। अब हम इन्हीं बिंदुओं पे किसी अन्य तरीके से तीव्रता ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, किसी दूसरे मेथड से। और वो मेथड क्या होगा कि आपके पास दो भाग हैं गोले के, ए सी बी और दूसरा है ए बी। तो इन दोनों भागों के द्वारा अलग अलग तीव्रताएं ज्ञात करो। जैसा कि कल हमने दो प्लेटें ली थी, दोनों प्लेटों के कारण हमने तीव्रता देखी थी और हमने ये कहा था कि तीव्रता एक सदिश राशि होती है, तो उसका दिशात्मक योग हमें करना होगा, परिणामी तीव्रता आ जाएगी। ठीक ऐसा ही फंडा यहाँ पे लागू होगा कि इस भाग के कारण आप तीव्रता देखिए P1 बिंदु पे, इस AB भाग के कारण यहाँ तीव्रता देखिए P1 बिंदु पे, और दो तीव्रताएं प्राप्त हो जाएंगी, एक बड़े वाले भाग के कारण, एक छोटे वाले भाग के कारण। अब उसके दिशा को मानते हुए, दिशा चेक करते हुए परिणामी तीव्रता ज्ञात कर लोगे P1 की, और परिणामी तीव्रता ज्ञात करोगे तो परिणामी तीव्रता आएगी तो जीरो। तीव्रता P1 की हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं और दोबारा किसी अन्य मेथड से ये तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो तीव्रता तो उसी निश्चित बिंदु की है। दो अलग अलग तरीके ज्ञात हो गए तीव्रता ज्ञात करने के, एक तो पहले हमने डायरेक्टली पढ़ लिया और एक हम दूसरे तरीके से तीव्रता ज्ञात करें, लेकिन दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही केस में तीव्रताएं है तो एक निश्चित बिंदु की, तो मान तो उतना ही आना है। तो यहाँ पे जितनी भी तीव्रता आएगी उसका कुल मान कितना होगा, जीरो होगा। इसी प्रकार से P2 पॉइंट पे तीव्रता ज्ञात करोगे बड़े वाले भाग के कारण, फिर ज्ञात करोगे छोटे वाले भाग के कारण, मतलब P2 पॉइंट पे भी तीव्रताएं कितनी हो गई, दो हो गई। और परिणामी तीव्रता आप उसके दिशात्मक योग के आधार पे देख लोगे, दिशा ज्ञात करते हुए। कैसे होगा, हालांकि हम ज्ञात करने वाले हैं। और इस P पॉइंट पे जो तीव्रता आप ज्ञात करोगे दूसरे तरीके से, उसका मान कितना आना है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आना है, क्योंकि P2 पॉइंट की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप P1 पॉइंट पे चेक कर लो। ये जो बड़ा वाला भाग है, इस भाग के कारण P1 और P2 पॉइंट पे तीव्रताएं यूं मान लो इवन है। P1 पॉइंट पे और P2 पॉइंट पे तीव्रताएं कितनी है, इवन है। ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक हैं, पृष्ठ के नजदीक है, मतलब एक दूसरे के बहुत क्लोज है। तो इस बड़े वाले भाग के कारण दोनों ही पॉइंटों पे तीव्रता होगी वो लगभग समान ही होगी, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। हालांकि एग्जैक्ट बराबर नहीं होगी, ठीक ठीक बराबर नहीं होगी, लेकिन लगभग बराबर होगी। नगण्य परिवर्तन होगा तो हम बराबर मान भी सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट बहुत नजदीक है। तो हम क्या मानेंगे कि बड़े वाले भाग के कारण P1 और P2 पे तीव्रताएं हैं वो इवन है, और छोटे वाले भाग के कारण P1 और P2 पे तीव्रताएं हैं वो E2 हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इसको बेटर समझने के लिए डायग्राम को आप ऐसा समझ लो कि भाई ये जो बड़ा वाला भाग है धनात्मक भाग है, और इस P1 पॉइंट पे तीव्रता हमने मानी है E1, तो इस भाग के कारण तीव्रता का परिमाण तो E1 है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ये धनात्मक भाग होगा। धनात्मक के कारण तीव्रता बाहर की ओर आएगी, तो P1 पे जो तीव्रता आएगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी कि बड़े वाले भाग के कारण तीव्रता की डायरेक्शन है वो बाहर की ओर इस प्रकार होगी। लेकिन AB भाग है वो भी धनात्मक आवेशित भाग है, तो इसके कारण इस पॉइंट पे तीव्रता की डायरेक्शन क्या आएगी, ये धनात्मक भाग है, धनात्मक से लंबवत बाहर की ओर तीव्रता की डायरेक्शन होती है, और इसके कारण हमने तीव्रता E2 मानी है, तो ये E2 की डायरेक्शन आएगी। कहने का मतलब P1 पॉइंट पर तीव्रता E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो परिणामी तीव्रता कितनी बनेगी, E1 में से आपको E2 घटाना पड़ेगा। विपरीत दिशा के कारण परिणामी मान घटाव से आता है, तो P1 पॉइंट के ऊपर परिणामी तीव्रता है वो कितनी आएगी, P1 पॉइंट पे परिणामी तीव्रता है वो E1 माइनस E2 से आएगी, और P1 पॉइंट की परिणामी तीव्रता होनी कितनी है, जीरो होनी है, तो ये परिणामी तीव्रता जीरो होगी, और दूसरी कंडीशन के अनुसार E1 माइनस E2 से निकल जाएगी। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, E1 बराबर E2 हमें प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर 3 आ चुकी है। अब क्या करोगे, P1 पॉइंट का लफड़ा खत्म। ऐसा ही आपको P2 पॉइंट के लिए चेक करना है। अब P2 पॉइंट के लिए आप क्या करने वाले हो कि भाई P2 पॉइंट पर जो तीव्रता बड़े वाले भाग के कारण है वो हमने E1 मानी है। डायरेक्शन क्या बन जाएगी, ये धनात्मक भाग है, धनात्मक से लंबवत बाहर की ओर तीव्रता की डायरेक्शन होती है, तो बड़े वाले भाग के कारण तीव्रता की डायरेक्शन है वो ये होगी।
अब ये दूसरा जो ए बी भाग छोटा वाला भाग है ये भी धनात्मक है, इसके कारण भी तीव्रता लंबवत बाहर की ओर यानी कि इसी दिशा में तीव्रता आ जानी है, तो ये E2 की डायरेक्शन भी E1 की दिशा में ही होगी। तो इस P पॉइंट पे परिणामी तीव्रता दोनों तीव्रताओं के योग से निकल के आएगी। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि भाई P2 पॉइंट की जो तीव्रता है वो E1 प्लस E2 से ज्ञात होगी, लेकिन परिणामी तीव्रता आनी कितनी है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट आनी है। तो ये कितना बन जाएगा, E1 प्लस E2। लेकिन यहाँ गौर से देखोगे ना तो E1 और E2 बराबर है, तो आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको दोनों को E1 कह सकते हो कि आप या तो E1 को E2 बोल दो या E2 को E1 बोल दो, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो मैंने E2 को E1 बोल दिया तो ये 2E1 बन गया। तो यहाँ से E1 का मान कितना निकल जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट निकल जाएगा। यानी कि इस बड़े वाले भाग के कारण जो तीव्रता आती है वो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट है। ये तीव्रता किस पॉइंट पे है, ये तीव्रता P1 और P2 पॉइंट पे है, लगभग दोनों नज़दीक पॉइंट हैं। तो ये तीव्रता दोनों ही पॉइंट पे है। और इससे आप ये भी समझ सकते हो, जैसे कि ये अपने पास ये पृष्ठ था AB, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, भाई इस पॉइंट पे तीव्रता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, इस पॉइंट पे भी तीव्रता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, यानी कि लगभग वेरी क्लोज है। तो इस पृष्ठ पे तीव्रता कितनी होगी, यहाँ भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट ही होगी। ये दोनों पॉइंट हैं बहुत नज़दीक है, तो ये पहले वाले दो तो ऑब्वियसली नज़दीक होंगे। तो कहने का मतलब कि आप ये कह सकते हो कि ये जो तीव्रता है E1 वो इस सरफेस के ऊपर है, AB भाग के ऊपर है, और मान कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट है। तो निष्कर्ष के रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि बड़े वाले भाग ACB के कारण जो भी तीव्रता उत्पन्न होती है AB भाग के ऊपर, उसका मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट है। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी हो गई कि ये अपने पास एक बड़ा वाला भाग था जिसके ऊपर कौन सा आवेश, धनात्मक आवेश। इस पॉइंट के ऊपर छोटा वाला भाग है, इसके ऊपर भी कौन सा आवेश, धनात्मक आवेश, लेकिन यहाँ पे आवेश कितना, DQ। अब सिंपल से शब्दों में हमें करना क्या है, आप इस भाग पे लगने वाला बल ज्ञात कर लो, किस भाग पे, DQ वाले भाग पे, यानी कि इस AB भाग पे आप बल ज्ञात कर लो। तो बल ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, बल का ज्ञात करने का तरीका होता है F बराबर Q। थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, एक बार इसको यही क्लोज करके दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इस भाग पे बल आप ज्ञात कर रहे हो ना, तो इस भाग का आवेश कितना है वो आपको पता होना चाहिए, इस भाग पे तीव्रता कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए, और बल आवेश कितना है इस भाग पे आवेश है DQ। हमें क्या याद करना है, AB भाग पर बल, AB भाग पर आरोपित बल कितना हो जाएगा, बल आपको ज्ञात करना है तो इस भाग का आवेश आपको पता होना चाहिए। आवेश कितना है, DQ है। यदि आवेश ये छोटा वाला भाग है, बहुत छोटा भाग है, तो इस पे लगने वाला बल है वो भी वेरी स्मॉल होगा, यानी कि DF होगा। तो आवेश तो आपके पास कितना है, DQ, लेकिन इस भाग पे तीव्रता कितनी है, हमने अभी अभी कहा बड़े वाले भाग के कारण यहाँ तीव्रता उत्पन्न होनी है, और बड़े वाले भाग के कारण यहाँ AB भाग पे तीव्रता कितनी उत्पन्न हुई, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। तो तीव्रता यहाँ पे कितनी होगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। बस मोटा मोटी तौर पे समझने वाली बात यही है। तो अब मुझे लगता है कि हमने क्या किया है उसका शायद आप बेसिक समझ गए होंगे। अपना अब तक काम करने का उद्देश्य यही था कि बड़े वाले भाग के कारण इस भाग छोटे वाले पे कितनी तीव्रता उत्पन्न होती है वो आप ज्ञात कर लो, ताकि हम इस सूत्र की सहायता से बल ज्ञात कर पाएं। इस सूत्र में हमें तीव्रता की जरूरत पड़ती जो कि हमने पहले ज्ञात कर ली। अब आप DF बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट इनटू DQ आ गया है। अब आप क्या करोगे, इस DQ की वैल्यू पुट कर दो। DQ की वैल्यू कितनी आएगी, DQ है, AB भाग की बात हो रही है, तो DQ होगा सिग्मा DS समीकरण 3 से। तो DF बराबर क्या निकल के आएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट इनटू सिग्मा DS आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, DF बराबर बनेगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट इनटू कितना आ जाएगा, DS। ओके, ये आ गया जी इस छोटे वाले भाग पे लगने वाला बल। और यदि आप पूरे पृष्ठ पे बल ज्ञात करना चाहते हो ना, तो जी सिंपल से इसका आपको क्या कर देना है, सिंपल आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन यदि आप करते हो तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर बटे
2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस, ये इसका फाइनल मान निकल के आ जाएगा। डी एस यहाँ पे पूरे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा जो कि 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, जो कि कंप्लीट एफ का मान होगा। तो ये तो हो गया जी कंप्लीट एफ का मान, हमने बल की गणना कर ली, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी एस आया। लेकिन इस पृष्ठ पे जो दाब लगेगा बल के कारण, इस पृष्ठ में फैलाव उत्पन्न होगा, तो दाब कितना लगेगा उसकी हमें बात करनी है साथ में। तो दाब को भी अपने ज्ञात करना है। यहाँ पे दाब है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, आगे यूज में आने वाला है। अब एक्चुअली दाब कैसे ज्ञात करते हो? दाब P बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसका क्षेत्रफल आपने S लिया है, तो मैं यहाँ पे क्षेत्रफल को कितना मानूंगा? S मानूंगा। तो P बराबर F बटा S होता है। ओके, अब आप क्या करोगे? यहां से F की वैल्यू पुट कर दो। किसकी वैल्यू पुट कर दो? F की वैल्यू पुट कर दो। लेकिन F की वैल्यू पुट करने की बजाय आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपके पास समीकरण नंबर 5 है, जो ds आपको क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, क्षेत्रफल का बल के अंदर भाग लगा दो, क्षेत्रफल का बल में भाग लगा दो, क्या बन जाएगा? दाब। यानी कि dF बटे ds को आप क्या कह पाओगे? दाब कह पाओगे, P कह पाओगे। ओके, तो आप क्या करोगे? समीकरण नंबर 3 का सहारा लो, तो dF में ds का भाग लगाओ, सामने मान कितना बचेगा? समीकरण नंबर 5 के अनुसार, समीकरण नंबर 5 के अनुसार सिग्मा स्क्वायर बटे कितना बन जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। और इसी को आप क्या कहोगे? इसी को आप दाब कहोगे। यानी कि दाब का मान सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आने वाला है। ये समीकरण नंबर 7 निकल के आ गया। तो ये पूरे पृष्ठ के ऊपर लगने वाला दाब आ चुका है। किस पे? पृष्ठ पे लगने वाला, कंप्लीट पृष्ठ पे। अब आप यहां से सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो। पूरे पृष्ठ के कारण और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो भी सिग्मा होता है उसका मान कितना होता है? सिग्मा का मान, या फिर यूं कह लो जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है? पृष्ठ पे जो तीव्रता आती है पूरे गोले के कारण वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आती है। तो सिग्मा का मान कितना बन जाता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई बन जाता है। तो सिग्मा का मान एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आप यहाँ पे पुट कर दो, अतः दाब का मान फाइनली निकल के आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कितना बचेगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। तो दाब के 2 सूत्र आ चुके हैं, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी आप इस चालक आवेशित चालक को लेते हो तो इसकी सतह पे एक बल लगता है, दाब लगता है, जिसकी डायरेक्शन लंबवत बाहर की ओर होती है। और जब दाब बाहर की ओर लगता है तो ये गोला फैलने का प्रयत्न करता है, इसमें फैलाव आता है। और जो लगने वाला बल और दाब होता है, दाब के 2 सूत्र प्राप्त होते हैं, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और या फिर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गोलीय चालक के ऊपर यदि हम आवेश वितरित कर दें, यदि उसके ऊपर आवेश है तो उस पर जो भी दाब लगता है वो लंबवत बाहर की ओर और इतने परिमाण का दाब लगता है। तो ये दाब के सूत्र है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे और उस दाब के सूत्र को आप कंठस्थ याद रखोगे। तो ये तो बात हो गई गोले चालक की सतह पे लगने वाले दाब की। अब हम क्या करेंगे कि जो भी गोलीय चालक अपने पास ये है, इस चालक को यदि अपने और अधिक आवेशित करें, और अधिक आवेशित कर दें, कहने का मतलब इसको मैं यदि और अधिक आवेश देता हूं तो ये जो ऑलरेडी आवेश यहाँ पे बैठा हुआ है वो बाहर से आने वाले आवेश को प्रतिकर्षित करने का प्रयत्न करेगा। हम उसी प्रकृति का आवेश इसको देंगे जिस प्रकृति का आवेश इसके पास ऑलरेडी है। तो मैं बाहर से यदि इसको धनात्मक आवेश देने का प्रयत्न करता हूँ तो इसके पृष्ठ पे बैठा हुआ जो भी आवेश है वो इस धनात्मक आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करने का प्रयत्न करेगा। और अधिक आवेश यदि आप इसको दोगे तो ये फैलने का प्रयत्न करता है। कहने का मतलब ये जो धनात्मक आवेश है वो इसको बाहर से आने वाले आवेश को प्रतिकर्षित करने का कार्य करता है, प्रतिकर्षित करने का प्रयत्न करता है। और यदि अपने इस आवेश को और अधिक देना चाहते हैं तो पृष्ठ पे विद्यमान आवेश के द्वारा जो भी प्रतिकर्षण बल लगा है उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें जबरदस्ती इस बाहर वाले आवेश को इसके ऊपर वितरित करना होगा, यानी कि जो भी बल लगा था उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। और वही किया गया कार्य है इस पृष्ठ के लिए विद्युत ऊर्जा बन जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? गोलीय चालक के लिए ऊर्जा की गणना करने वाले हैं कि जब भी हम इसको आवेशित करेंगे तो इसके पास कितनी विद्युत ऊर्जा बन जाएगी। और ऊर्जा निकलेगी कैसे? फिजिक्स के बारे में आप जानते हो कि ऊर्जा यदि हमें ज्ञात करनी होती है तो हमें कार्य ज्ञात करना पड़ता है और किया गया कार्य किस में कन्वर्ट होता है?
ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे हम कौन सा कार्य ज्ञात करेंगे, बाह्य जो आवेश है अपने पास इस पृष्ठ पे फैला हुआ है वो कितना बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य हमें करना पड़ेगा। और जब भी हम विरुद्ध कार्य करेंगे तो एक्चुअली में होगा क्या कि आवेश यदि हम देते हैं तो ये पृष्ठ फैलता है, और यदि हम कार्य करना चाहते हैं तो अपने विरुद्ध कार्य करेंगे, विपरीत कार्य करेंगे, यानी कि हम इसको सिकुड़ाने का प्रयत्न करेंगे, इसमें संपीड़न करवाने का प्रयत्न करेंगे। तो हमें कितना कार्य करना होगा, वो इसकी ऊर्जा में तब्दील होगा, और वो ऊर्जा कितनी होगी उसका मान अपने ज्ञात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा आवेशित गोले के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की गणना। अब हमें ऊर्जा का मान ज्ञात करना है कि आवेशित गोले के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान कितना होगा। ओके, उसके लिए सपोज दैट अपने पास एक गोलीय चालक है कुछ इस प्रकार से, इस गोलीय चालक की त्रिज्या मान लो एक निश्चित त्रिज्या होगी, कितनी, सपोज दैट इसकी निश्चित त्रिज्या है वो स्मॉल आर है और ये इसका केंद्र बिंदु है, और इस गोलीय चालक को हमने ऑलरेडी आवेश दे रखा है। तो जब भी हम यहाँ से इसको बाहरी आवेश और अधिक देने का प्रयत्न करेंगे, सपोज दैट फिलहाल मैंने मान लिया कि इसको हमने धनात्मक आवेश दे रखा है, एक निश्चित मात्रा होगी, बाहर से यदि मैं इसको और धनात्मक आवेश देता हूँ तो बाहर से और अधिक धनात्मक आवेश देने के कारण ये जो पहले से विद्यमान धनात्मक आवेश है वो बाहर से आने वाले धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर का प्लस आवेश है वो इसके ऊपर वितरित करवाना चाहते हैं। तो ये जो भी जो पृष्ठ के ऊपर फैला हुआ आवेश था वो इस प्लस बाहर वाले प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें जो कार्य करना है उस किए गए कार्य का मान ही इसकी ऊर्जा के रूप में संचित होगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि हमें बाहर से जो भी धनात्मक आवेश देना है उस धनात्मक आवेश के लिए आपने कितना कार्य किया वो कार्य हमें ज्ञात करना है, जो कि विद्युत ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके, ले और एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि पहले से हमने इसको ऑलरेडी आवेशित कर रखा है, तो अभी हमने ये पढ़ा है कि इस सतह के ऊपर बल लगता है, दाब लगता है। तो यदि मैं एक बार के लिए इसको आवेश न दूं तो ये जो दाब और बल है वो कहाँ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा कुछ इस प्रकार से। तो ये सतह फैलने का प्रयत्न करेगी और एक निश्चित भाग के ऊपर ये रुक जाएगी पूर्णतः फैल के। लेकिन जब आप बाहर से और अधिक आवेश दोगे तो ये और अधिक फैलने का प्रयत्न करेगी, और हमें उसके विरुद्ध काम करना है, यानी कि इसकी सतह को संपीड़ित करवाना है और उसको क्या करवाना है, आकार में उसको कम कर देना है, संपीड़न इसका गोले का करवाना है। क्योंकि हम विरुद्ध काम करेंगे तो विरुद्ध की प्रतिक्रिया होगी। तो सपोज दैट कि हमने जो भी बाहर से इसको आवेश देने का प्रयत्न किया जिसके लिए हमने प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम किया और उसमें कारण हमने संपीड़न करवा दिया इस गोले में, तो संपीड़न के पश्चात इस गोले की जो त्रिज्या बची वो बची सिर्फ इतनी, जो कि यूँ मान लो कि संपीड़न है वो इसमें dr हुआ, तो भाई परिणामी त्रिज्या कितनी बची, r माइनस dr बची। कहने का मतलब dr दूरी तक हमने इस गोले का संपीड़न करवा दिया, तो फिर इस dr दूरी में कौन आ गया, इस dr दूरी में धनात्मक आवेश आ चुका है। यानी कि पहले थोड़े से भाग में धनात्मक आवेश विद्यमान था, अब हमने बाहर से और अधिक आवेश दे दिया तो वो आवेश अंदर की ओर लगातार फैलता गया, और यहाँ पे जो गोले का आकार है वो लगातार हमने कम किया, संपीड़न करवाया, और कितनी कमी कर दी त्रिज्या में, dr कमी कर दी। तो ये जो आपको लाइनों वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है वो विद्युत क्षेत्र का एरिया है कि यहाँ पे विद्युत आवेश विद्यमान हो चुका है, और जो अंदर वाला भाग है वो गोले का भाग बचा हुआ है। तो यहाँ पे आयतन है वो दो प्रकार के बन चुके हैं, एक तो गोले का आयतन बन चुका है, और एक जो बाहर आपको लाइनें नजर आ रही हैं वो विद्युत क्षेत्र का आयतन बन चुका है। और यहाँ पे जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, संचित होगी, वो इस बाहर वाले इस विद्युत क्षेत्र के आयतन में ही संचित होगी। यानी कि
विद्युत क्षेत्र के आयतन में ही विद्युत ऊर्जा संचित होती है। तो विद्युत ऊर्जा है वो इस डॉट डॉट ये जो लाइनें आपको नजर आ रही हैं उस लाइनों के अंदर, यानी कि विद्युत ऊर्जा के विद्युत क्षेत्र के आयतन में ही वो ऊर्जा संचित होनी है। तो अब हमें ज्ञात करेंगे कि इस एरिया में, इस आयतन में कितनी ऊर्जा संचित हुई है। उसके लिए हमें ऊर्जा ज्ञात करने के लिए कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। और कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब विस्थापन तो अपने पास dr है, लेकिन इस पृष्ठ पे बल कितना लग रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो चूंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि ये जो गोला है, इस गोले के पृष्ठ पे जो दाब लगता है वो कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट होता है, या 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर होता है। ये लगने वाले दाब का मान हो गया। तो अब अपनी बल ज्ञात करना है, क्योंकि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। तो बल का मान कैसे ज्ञात करोगे, एक्चुअल में दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बराबर क्या बन जाएगा, दाब इंटू क्षेत्रफल। तो बल बराबर हो जाएगा दाब इंटू क्षेत्रफल। तो ये दाब पूरे गोले के पृष्ठ पे लगने वाला दाब है, तो पूरे गोले के पृष्ठ पे बल आ गया, पूरे गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो F बराबर यहाँ क्या बन जाएगा, P का मान सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट और इंटू कितना आ गया, S आ गया। तो ये किसका मान ज्ञात हो गया, बल का मान ज्ञात हो गया। यानी कि इस पृष्ठ पे जो लगने वाला विद्युत बल है वो सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट इंटू S है। S यहाँ पे पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, अब आप कार्य ज्ञात कर लो। एक्चुअल में कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। विस्थापन कितना, हमने आवेश को विस्थापित किया है dr, कितनी दूरी तक, dr तक। तो अब यहाँ पे dr अति अल्प विस्थापन है, तो किया गया कार्य भी अति अल्प होगा, dw बनेगा। तो यहाँ से dw की वैल्यू कितनी बन जाएगी, F का मान सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट इंटू S इंटू dr। ये काम हो गया। अब हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, ऊर्जा। कार्य ज्ञात हो गया, ये किया गया कार्य ही किस में कन्वर्ट होगा, ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। तो इसको आप ऐसा कह सकते हो, dw को आप क्या कह सकते हो, du कह सकते हो, यानी कि किया गया कार्य किस में कन्वर्ट हो गया, ऊर्जा में। तो अब du यानी कि ऊर्जा कितनी बन जाएगी, इसको गौर से देखना, S इंटू dr को, S क्या है, क्षेत्रफल है, dr क्या है, विस्थापन है। कितनी दूरी का विस्थापन, इतनी दूरी का विस्थापन, और ये इसका बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ओके, तो क्षेत्रफल इंटू विस्थापन बराबर होता है आयतन। क्या होता है, आयतन। तो आयतन किसका आएगा, आयतन उतने ही भाग का आएगा जितने भाग का विस्थापन है। इतने भाग का विस्थापन है तो भाई इतने भाग का आयतन आएगा, यानी कि डैश डैश वाली रेखाओं का आयतन निकल के आएगा। तो क्षेत्रफल इंटू विस्थापन को आप क्या कहोगे, आयतन कह दोगे। तो विस्थापन बहुत कम है तो आयतन भी वेरी स्मॉल, यानी कि dv बन जाएगा। तो ऊर्जा बराबर बनेगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट इंटू dv। और इस आयतन का आप यहाँ पे भाग लगा दो, तो ये जो मान निकल के आएगा वो एकांक आयतन की ऊर्जा निकल के आ जाएगा। यानी कि dv आयतन में ऊर्जा है वो इतनी है, तो एकांक आयतन में कितनी, आयतन का भाग लगा दो ऊर्जा के अंदर, वो एकांक आयतन का मान निकल के आएगा। तो ये बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट, समीकरण नंबर 3। तो आप ये भी ध्यान रखोगे कि एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा होती है उसका मान सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट होता है। यानी कि इस गोले के ऊपर जो दाब लगता है सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नोट, उतना ही मान इसके एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का होता है। और ये जो विद्युत ऊर्जा होती है वो विद्युत क्षेत्र के आयतन में विद्यमान रहती है, उसके अंदर संचित रहती है। तो ध्यान रखना, दाब और एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का जो मान होता है वो एक समान होता है। यानी कि अब एकांक आयतन की ऊर्जा को आप 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर भी कह सकते हो। तो कुल मिलाकर के दाब की बात कर लो या एकांक आयतन में ऊर्जा की बात कर लो, वैल्यू दोनों की सेम निकल के आनी है। तो ये था अपने पास एकांक आयतन में संचित ऊर्जा की गणना के लिए वैल्यू। अब अपने बात करेंगे कि अपने पास एक साबुन का बुलबुला होगा जिसका दाब आधिक्य अपने ऑलरेडी लेसन 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, 40/R होता है। अब उसको हम यदि आवेशित करेंगे तो दाब आधिक्य वगैरह किस प्रकार होगा, कब बुलबुला संतुलन की अवस्था में आएगा। तो अपने बात करेंगे आवेशित साबुन के बुलबुले की संतुलन की अवस्था की। ओके, अपने पास एक साबुन का बुलबुला होगा। सपोज दैट साबुन का बुलबुला कुछ इस प्रकार से है और इस साबुन के बुलबुले की निश्चित एक त्रिज्या मान लो आप R। साबुन के बुलबुले में दो सतह होती है। 11वीं क्लास में आपने ये पढ़ा था
कि जो भी दाब आधिक्य होता है साबुन के बुलबुले के लिए उसका मान 4T/R होता है। ओके, तो ये जो दाब आधिक्य होगा वो इस प्रकार से बुलबुले पे दाब डालेगा, बाहर की ओर फैलाने का कार्य करेगा, और संतुलन की अवस्था में ये जो बाह्य दाब यानी कि जो दाब आधिक्य है उसका मान कितना होगा 4T/R होगा। R यहाँ पे बुलबुले की त्रिज्या होगी, T यहाँ पे टेंशन फोर्स यानी कि तनाव बल है उत्पन्न होने वाला, यानी कि T है वो तनाव बल है। अब एक्चुअल में क्या होगा कि जब आप इस साबुन के बुलबुले को आवेशित कर सकते हो या आवेशित कर देते हो, तो आवेशित करने पर हम ये जानते हैं कि जो भी चालक पदार्थ होता है या जो भी पदार्थ होता है उसको यदि अपने आवेशित कर दे तो ये पृष्ठ फैलने लगता है, यानी कि साबुन का बुलबुला है वो बाहर की ओर एक और दाब आरोपित करेगा जो कि विद्युत दाब होगा, जिसका मान σ²/2ε0 हमने थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था। तो जैसे ही आप इसको आवेशित करोगे तो पहले से ऑलरेडी एक दाब लग रहा था बाहर की ओर, दाब आधिक्य, लेकिन अब एक दाब और लगने लग जाएगा जो कि विद्युत दाब होगा, उसकी डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगी। कुल मिलाकर के बाहर की ओर लगने वाला दाब है वो दो दाब होंगे, एक तो दाब आधिक्य वाला और एक ये विद्युत बल वाला, और अंदर की ओर केवल 4T/R बल या दाब लगना है। तो कुल मिलाकर के आवेशित करने पर बाहर की ओर दो दाब लगेंगे, एक तो P एक्सटर्नल जो कि दाब आधिक्य हो गया और एक लगेगा विद्युत दाब। अब ये मान किसके बराबर बनेगा 4T/R के बराबर बनेगा। ओके, अब एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ से यदि आप दाब आधिक्य ज्ञात करना चाहते हो तो ये बन जाएगा 4T/R माइनस का विद्युत बल विद्युत दाब, और विद्युत दाब का सूत्र क्या होगा σ²/2ε0। ठीक है जी। जब बाह्य आवेश 0 है, हमने आवेशित नहीं किया है, तो इस दाब का मान कितना है 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है 0 है, तो P एक्सटर्नल बराबर क्या है 4T/R है। धीरे धीरे जब हम इसको आवेशित करेंगे तो ये 0 से धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। कुल मिलाकर के प्रारंभ में इसका मान बहुत ज़्यादा था, इसका मान प्रारंभ में 0 था, तो इसका जो अंतराल था वो धनात्मक मान हमें प्राप्त होगा। मैं समझने के लिए इसको एक बार के लिए ये मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू 5 है, 4T/R की वैल्यू 5 है, और इसकी वैल्यू प्रारंभ में 0 थी, तो इसका परिणामी मान कितना आया था 5 आया था। लेकिन अब इसको हम जब आवेशित करेंगे तो इसका मान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा आवेशित करने पर, तो ये 0 की बजाय 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू लगातार बढ़ेगी, तो इसका परिणामी मान यानी कि P एक्सटर्नल का जो मान आएगा वो लगातार धीरे धीरे क्या होगा कम होता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई इसका मान कम होते होते परिणामी मान कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। ये मान तभी बनेगा 0 कब, जब σ²/2ε0 का मान बढ़कर 4T/R के बराबर हो जाएगा। उस केस में दाब आधिक्य संतुलन यानी कि 0 में प्राप्त होगा परिणामी मान, और ये जो अवस्था प्राप्त होगी जब σ²/2ε0 4T/R के बराबर है, उस केस में ये जो आवेशित साबुन का बुलबुला होगा वो संतुलन की अवस्था में होगा। तो संतुलन की अवस्था के लिए आवश्यक शर्त ये हो जाएगी कि 4T/R है वो σ²/2ε0 के बराबर होना चाहिए। सामान्य साबुन के बुलबुले के लिए संतुलन की अवस्था में P एक्सटर्नल का मान 4T/R होना चाहिए, लेकिन आवेशित साबुन के बुलबुले के लिए संतुलन की अवस्था में 4T/R का मान σ²/2ε0 के तुल्य होना चाहिए। अब इस इक्वेशन के आधार पे आप बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हो, जैसे आप टेंशन फोर्स ज्ञात कर सकते हो, T का मान कितना बन जाएगा σ²R/2ε0, 4 भी है साथ में तो ये बन जाएगा 8ε0। तो यहाँ से आपने T का मान ज्ञात कर लिया। आप यहाँ से सिग्मा का मान भी ज्ञात कर सकते हो। सिग्मा का मान कैसे ज्ञात करोगे, सिग्मा बन जाएगा 4T/R और साथ में ये 2ε0 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2ε0T, सिग्मा स्क्वायर था सामने चला जाएगा रूट, तो ये सिग्मा का मान भी निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब आप इस समीकरण नंबर 1 की सहायता से जो भी राशि ज्ञात करना चाहते हो वो ज्ञात कर सकते हो। और यहाँ से 1 नंबर का इक्वेशन याद रखना कि आवेशित बुलबुले के संतुलन की अवस्था में आवश्यक शर्त क्या होगी, तो 4T/R का मान है वो σ²/2ε0 हो जाएगा। तो ये था अपने पास आवेशित बुलबुले के संतुलन की अवस्था की व्याख्या। तो यहाँ से आप T, R, सिग्मा वगैरह सब के मान ज्ञात कर सकते हो। इस टॉपिक के साथ ही अपना ये लेसन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में अपने लेसन नंबर 3 को लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।